गुड मॉर्निंग, नाइन्थ क्लास फिजिक्स विद अमन में आपका एक बार दोबारा स्वागत है। हम लोग ने लास्ट टाइम वर्क, एनर्जी एंड पावर का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसमें से आपको एनर्जी और वर्क के बारे में सब चीज़ बता दी गई है। जो कॉन्टिन्यूटी में कॉन्टिन्यूस वीडियो को देख रहे हैं उनको मेरे कहते ही याद आ जाएगा कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या चीज़ कर ली है इस चैप्टर में। कार्य, ऊर्जा और क्षमता, तो हम इसमें वर्क और एनर्जी करवा चुके हैं। और अब जो आपका इसमें है बचा है पावर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपका इसमें पावर, यानी कि जिसे हिंदी में हम क्षमता कहते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इसमें पावर को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चाहूँगा जब आप इसको देखें तो जो पुरानी वीडियो आपको भेजी थी वो YouTube पर है, आप उसको दोबारा रिमाइंड कर लें, उसको याद कर लें, एक बार दोबारा उसको देख लें, ताकि आपको ये आगे का आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम पावर की बात कर रहे हैं। एक नॉर्मल तौर पे यदि हम पावर की बात करते हैं तो हम किसमें कितनी शक्ति है, ये वही शक्ति जिसको हम पावर कहते हैं या क्षमता कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक एज्ड आदमी है, एक बूढ़ा आदमी है, वो एक काम को जो है 6 घंटे में कर रहा है, और एक जवान आदमी है वो उस काम को मात्र 3 घंटे में यानी 3 आवर्स में कर रहा है। तो जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है, यानी जो कार्य करने की दर है, वो जो यंग आदमी है उसकी ज़्यादा है और जो बूढ़ा आदमी है उसकी कम है। ठीक है ना, ये तो एक सिंपल चीज़ है, आप इसको समझ सकते हैं। मैं इसी कोई पावर को ही समझा रहा हूँ। क्षमता यानी कि जो कार्य करने की क्षमता है या उसकी जो दर है, ठीक है ना, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब इस केस में किसकी ज़्यादा थी? यंग आदमी की। बूढ़ा आदमी ने काम को ज़्यादा देर में किया तो उसकी शक्ति, उसकी क्षमता कम थी। तो हम अगर इसको डिफाइन करेंगे पावर को, तो हम उसको इस तरह डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर। ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। बेटा इंग्लिश में लिख रहा हूँ उससे कोई फर्क नहीं, समझा मैं आपको हिंदी में ही रहा हूँ। यानी जो उसके कार्य करने की दर है, जो कार्य करने की दर है वो उसकी क्षमता कहलाती है, वो उसकी पावर कहलाती है, यानी कि कार्य हुआ। ठीक, तो अगर इसको एब्रीविएशन के रूप में लिखना हो, कार्य को हम W कहते हैं, ये हम पहले इसको पढ़ चुके हैं। कार्य को हम क्या कहते हैं? W, और पावर को हम P कहते हैं। यदि हम पावर, जिसको हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर, इसको हम P कहें, वर्क को हम W कहें और टाइम को हम T कहें। ठीक है, तो जो कार्य करने की दर है प्रति सेकंड, जो कार्य करने की दर है प्रति सेकंड, वो हमारी क्षमता कहलाती है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड अ पावर, उसे हम क्षमता कहते हैं। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू W अपॉन T। ये इसका फॉर्मूला बन गया, P इज इक्वल टू W अपॉन T, यानी द रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क। तो P हमारी पावर हो गई, W हमारी वर्क होगी। बहुत से बच्चे अगर ये कहते हैं कि इंग्लिश में हमें हिंदी में, अब देखिए कोई भी फॉर्मूला होता है वो हमेशा इंग्लिश के एब्रीविएशन में ही होता है, तो आपको पता होना चाहिए। मैं इसलिए आपको उसको टर्म्स इंग्लिश में बताता हूँ ताकि आप उसको कंफ्यूज ना हो। किसी भी बुक में आप देख लीजिए, अगर कोई फार्मूला लिखा होगा तो वो हमेशा हमेशा इंग्लिश के जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, एब्रीविएशंस हैं, उसके वे में लिखा होता है। जैसे पावर को आप, क्षमता को हम क्ष तो नहीं लिख रहे हिंदी का, उससे P लिख रहे हैं। इसलिए मैंने आपको समझाया, P हमारा पावर है, W हमारा वर्क है और T हमारा टाइम है। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला बन गया W अपॉन T। इसको उतार लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। इसी पावर को हम फॉर्मूले के हिसाब से दूसरे वे में भी लिख सकते हैं। देखिए,
जब कार्य होता है यानी वर्क डन जब होता है, जब कार्य होता है तो इक्वल अमाउंट ऑफ उतनी ही मात्रा की एनर्जी भी कंज्यूम होती है, एनर्जी भी उसमें लगती है, एनर्जी भी कंज्यूम होती है। ठीक है, व्हेन वर्क इज डन देन इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज आल्सो कंज्यूम्ड, एनर्जी इज ऑल्सो कंज्यूम्ड। ध्यान रखिए, इक्वल अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो कंज्यूम होती है। तो हम जो है वर्क की जगह पे एनर्जी भी लिख सकते हैं, वर्क की जगह एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ E/T। देखिए मैंने क्या बताया बेटा आपको, मैंने आपको ये बोला, पहले मैंने बताया कि पावर जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है, जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है पर यूनिट टाइम, वो हमारा पावर होता है, ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने ये बताया कि जब वर्क होता है तो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आल्सो कंज्यूम्ड, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आल्सो कंज्यूम्ड। तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी पावर का ये भी फॉर्मूला है और पावर का ये भी फॉर्मूला है। यहाँ समय हमेशा सेकंड में होता है, समय हमेशा हमारा सेकंड में होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसको आगे मैं आपको इसकी जो है यूनिट बताऊंगा। ठीक, अब इसको यदि हमें डिफाइन, देखिए इसको मैंने जो आपको डिफाइन किया, मैंने आपको डिफाइन किया द रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम। मैं इन अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से इसकी डेफिनेशन अलग अलग बता रहा हूँ आपको, बात सेम ही है, क्योंकि अगर वर्क हो रहा है तो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी कंज्यूम हो रही है। तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग। इसमें हो गया द रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम, और इसकी यदि हम डिफाइन करें तो इसमें हम कहेंगे इट इज द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ठीक है, इसमें क्या हो गया, फॉर्मूले वर्क डन की बजाय कि एनर्जी कंज्यूम, यानी एनर्जी इसमें यूज हो रही है। तो दोनों ही फॉर्मूले हमारे पावर के होते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं यूनिट, इसका मात्रक, यूनिट ऑफ पावर। तो पावर एक सीधे तौर पे एक क्षमता है, बस ये आप ध्यान रखिए कि पावर हम क्षमताओं को बोलते हैं कि इसमें कितना कार्य करने की क्षमता है, कितनी दर से वो कर सकता है उस कार्य को। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बूढ़े और जवान व्यक्ति का एक उदाहरण दे ही दिया। तो यूनिट ऑफ पावर यानी क्षमता, पावर का मात्रक, पावर का मात्रक। अब जो पावर का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा वॉट, WATT, जिसे W से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पावर का मात्रक जो है वो होता है वॉट, यानी कि जिसे हम W से डिनोट करते हैं। अब हमने ये चीज़ आपको बता दी है कि जो पावर होता है वो हमें ऑब्टेन होता है, मिलता है जब हम वर्क डन को टाइम से डिवाइड करते हैं, वर्क डन को टाइम से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब जो वर्क है उसका मात्रक हमेशा जूल होता है, वर्क का मात्रक हमेशा क्या होता है, जूल। और SI यूनिट, ये इसकी SI यूनिट है। इंटरनेशनल सिस्टम में अगर पावर का मात्रक आपको बोला जाए तो यानी SI में पावर का मात्रक क्या होता है, SI यूनिट क्या होती है पावर की, हमारा आंसर है वॉट। भूलिएगा नहीं, इसे हम वॉट कहते हैं, जिसे W से ही डिनोट किया जाता है। ठीक है, समझ गए। और टाइम को हम सेकंड कहते हैं। अब अगर मेरा फॉर्मूला है P बराबर W/T, तो मैं इसे अब कैसे लिख सकता हूँ, देखिएगा, ये तो मैंने आपको वॉट बता दिया पावर का। अब मैं पावर की जगह लिख सकता हूँ वॉट, क्योंकि ये इसका मात्रक है, और वर्क का मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल। और टाइम का यूनिट यानी मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड। तो इससे क्या बन गया, अब आप इसको देखिए, मैंने आपको पहले भी इस टाइप की चीजें समझा रखी हैं। अब ये 1 वॉट है, ये 1 वॉट है, ये 1 जूल है, और ये पर सेकंड है। ध्यान दीजिएगा इस बात का, ये 1 वॉट, 1 जूल और 1 सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हमें वॉट की डेफिनेशन करनी हो,
अगर हमें इस वॉट की परिभाषा भी देनी हो तो हम कहेंगे 1 वॉट इज द पावर, क्योंकि ये पावर का मात्रक है, यानी 1 वॉट वो क्षमता है, यानी 1 वॉट इज अ पावर ऑफ एन अप्लायंस। अप्लायंस क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसकी पावर है, वो बल्ब हो सकता है, वो इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो 1 वॉट इज द पावर ऑफ एन अप्लायंस विच कंज्यूम्स एनर्जी, जो कि एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, यानी 1 जूल पर सेकेंड के दर से जो ऊर्जा को कंज्यूम कर रहा है वो हमारा 1 वॉट कहलाता है। देखिए कुछ टिपिकल टर्म्स हो जाती हैं साइंस में, तो बड़े ध्यान से उसको समझने की जरूरत पड़ती है। हम फॉर्मूले के हिसाब से ही उसका डेफिनेशन बनाते हैं फिजिक्स में। थोड़ी सी कुछ बच्चों को डिफ़िकल्ट सी लग सकती है, बट आप उसको अगर लिख के करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको आप दोबारा देख लीजिए। हमारा फॉर्मूला था P इक्वल्स टू W/T, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पावर की यूनिट होती है वॉट, वर्क की यूनिट होती है जूल, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो अगर डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज 1 वॉट, तो आप ये लिखेंगे 1 वॉट इज अ पावर, 1 वॉट इज अ पावर ऑफ एन अप्लायंस। पावर किसकी, क्षमता किसकी, किसी अप्लायंस की, ठीक है। 1 वॉट इज अ पावर ऑफ एन अप्लायंस विच कंज्यूम्स एनर्जी, which consumes energy at the rate of 1 joule per second, 1 joule per second, ठीक है, 1 joule per second। यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1W इज इक्वल टू 1 जूल पॉन 1 सेकेंड। ये हो गया हमारा 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पॉन 1 सेकेंड, यानी जो हमारा वॉट है वो 1 जूल पर सेकेंड। इसे हम पर, बटे का मतलब पर होता है, तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ये हो गया हमारा 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। तो अब ये जो मैंने आपको लिखा है इसको भी आप उतार लीजिएगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने जो ये आपको लिखा है, ये जो वॉट, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है पावर की, क्योंकि ये बिजली के इलेक्ट्रिकल वर्क में काम में आती है, इलेक्ट्रिकल वर्क के काम में आती है। तो जो पावर है किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की, वो हमें क्या बताती है, जो जिस रेट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, यानी हमें क्या बताता है पावर, किसी भी चीज़ की पावर हमें क्या बताती है, ठीक है, वो पावर हमें बताती है जो रेट, कितने रेट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है। अब मान लीजिए कि आपके पास 60 वॉट का बल्ब है, अब उसका 60 वॉट का उसमें बल्ब है, यानी कि उसकी पावर 60 वॉट है। आपने पुराने बल्ब देखे होंगे जो पुराने टाइम में यूज़ होते थे, आजकल तो CFL यूज़ होते हैं। तो जो पुराने बल्ब यूज़ होते थे, हम उसमें कभी कोई 25 वॉट का होता था, कोई 60 वॉट का, कोई 100 वॉट का, यानी वो उसकी पावर है, वो उसकी पावर है। तो मैं यही आपको बता रहा हूँ कि पावर है क्या, यानी पावर जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की क्षमता, यानी पावर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस, यानी उसको कितनी एनर्जी वो आपकी कंज्यूम करता है, किस रेट पे करता है, ठीक है ना। अब जैसे आपका 60 वॉट का बल्ब है, 60 वॉट का बल्ब है, तो उसे हम कैसे कहेंगे कि जो 60 वॉट पावर का बल्ब है वो कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है एट द रेट ऑफ 60 जूल पर सेकेंड। वो 60 वॉट का जो बल्ब है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, यानी लेता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बिजली खर्च होती है ना, आपका बिजली का बिल भी आता है ना, तो जो हम कहेंगे कि 60 वॉट पावर का मतलब है कि वो बल्ब जो है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कितनी दर पे, एट द रेट ऑफ 60 जूल पर सेकेंड। इसीलिए वॉट को हमने लिखा है जूल पर सेकेंड।
तो उसका समझिए। और अगर वो 100 वाट का होता तो हम ये कहते हैं कि वो पावर जो है उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रही है एट द रेट ऑफ 100 जूल पर सेकेंड। 60 है तो 60 जूल पर सेकेंड, और अगर 100 है तो 100 जूल पर सेकेंड। इसको आप नोट कर लें फॉर्मूले के साथ। मैंने आपको ये किस तरीके से समझा रखा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लें इसे आप। ओके, देखिए बुक में आप केवल अगर इनका फॉर्मूला देख के आप उसको रट लेंगे तो आप वो चीज़ समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए साइंस बहुत ही लॉजिकली उसको समझने का एक सब्जेक्ट है, और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको इसमें इंटरेस्ट जरूर आएगा। ठीक है, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, अब हम आगे चलेंगे। चलिए, अब वॉट जो है यूनिट है पावर की। ये तो हमारे छोटे अप्लायंस के लिए वॉट यूज़ हो जाता है हमारा, लेकिन बड़े बड़े अप्लायंसेस होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, उसके लिए हम जो है बड़ी मात्रक बड़ी यूनिट का यूज़ करते हैं। ये एक तो हमारा वॉट हो गया, जिसे मैंने बता दिया आपको, वॉट जो अभी मैंने समझाया। ठीक है, लेकिन जो बड़े अप्लायंस हैं जिसमें ज़्यादा पावर यूज़ होती है उसको हम किलो वॉट, जिसे हम KW लिखते हैं, किलो वॉट। और उससे भी बड़ी होती है MW, यानी कि मेगावाट। ये आप ध्यान दें, वॉट तो हमारी स्मॉल यूनिट है पावर की, उससे बड़ी जो यूनिट है वो हमारी किलोवाट है, किलोवाट। और तीसरी हमारी मेगावाट, मेगावाट। अब इसमें क्या अंतर है इसको आप जरा समझिए। यदि मैं बोलूं कि 1 किलोवाट वो इक्वल हो जाती है 1000 वाट। ये तो आपको पता होगा, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, तो वो जैसे 1000 ग्राम होते हैं, तो किलोवाट में भी हमारे 1000 वाट हो गए। ठीक है, तो 1 किलोवाट को हम 1000 वाट लिख सकते हैं। और 1 मेगावाट ये जो 1000 है, इसमें 3 जीरो और मल्टीप्लाई, 3 जीरो इसमें और मल्टीप्लाई W, तो 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यानी 10 की पावर 6। 1 मेगावाट की जो आ गई 10 की पावर 6 वाट, ये इसके इक्वल होता है। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, हमारा आंसर है 1000 वाट होते हैं। और 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं, 10 रेज़ टू पावर 6। तो जब बड़ी बड़ी अप्लायंस होते हैं तो उसमें हमेशा पावर की बड़ी यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। नोट कर लें इसे, पावर की ये 3 यूनिट, वाट, किलोवाट एंड मेगावाट। ठीक है, अब इसके बाद भी एक और यूनिट हमारी इस्तेमाल होती है पावर की, दैट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, यू नो, हॉर्स पावर। क्या होती है, हॉर्स पावर। तो अभी इसके बारे में भी समझाऊंगा। तो 1 हॉर्स पावर ये इक्वल होती है 746 वाट के। 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट। ये एक और पावर की यूनिट है। तो अब पावर की यूनिट देखिए आपकी 4 हो गई, एक आपकी वाट हो गई, एक आपकी किलोवाट, एक आपकी मेगावाट। तो मैंने आपको बता दिया 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। और 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं, 10 रेज़ टू पावर 6 वाट होते हैं। और ये 1 हॉर्स पावर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, तो अगर हमें इसे किलोवाट में लिखना है, इसे किलोवाट में, तो इसे हम 1000 से क्वेश्चन में आ जाता है
कि 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू कितने वॉट, अगर आ गया कि 1 हॉर्स पावर कितने किलो वॉट के बराबर होगा तो इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो आपका लगभग 0.75 किलो वॉट हो जाएगा। यानी हम 4 की जगह उसको हमने डायरेक्टली 5 लिख दिया, 0.75 किलो वॉट। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होती है। अब ये जो यूनिट है, ये जो आपकी जो हॉर्स पावर है, ये जो है बहुत ही पहले इसका इस्तेमाल हुआ था जब जो है, अच्छा मैं आपको ये जो मैंने आपको वॉट बताया है, ये वॉट एक साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट का नाम था जिसका पूरा नाम था जेम्स वॉट। जेम्स वॉट क्यों मशहूर हुए थे? जो इन्होंने डिज़ाइनिंग की थी स्टीम इंजन की। स्टीम इंजन आप समझते हैं जो रेल लाइन को हमारे खींचने में काम में आता है, उसे हम स्टीम इंजन बोलते थे। तो उसकी डिज़ाइनिंग में इनका सबसे बड़ा रोल था। ये स्कॉटिश साइंटिस्ट थे हमारे जेम्स वॉट, जिन्होंने स्टीम इंजन का डिज़ाइनिंग के बारे में इसको मतलब बताया था। तो ये जो आपका हॉर्स पावर है, ये जो हॉर्स पावर, ये काफ़ी पहले स्टीम इंजन जब पहले रिप्लेस हुआ था हॉर्स, जिसको हम सोर्स ऑफ पावर, यानी पहले जो है पावर, जो पावर की सोर्स है उसे हॉर्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है। लेकिन अब आजकल के दिन में भी जो हमारे इंजन वगैरह हैं, आप यदि अपने आप पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, जो हमारी गाड़ी होती हैं जैसे कार है, ये कुछ इनकी जो मात्रक होता है, इनकी जो पावर होती है वो bhp, ध्यान दें जरा इसे, ये कभी कभी हम ये कहते हैं कि इसकी पावर कितनी है इस कार की। अब जैसे मारुति 800 जो पहले आती थी या जेन आती थी, मैं इसमें आपको बता दूं कि इसकी जो यूनिट होती है वो bhp के रूप में नापी जाती है, इस मात्रक के रूप में। इसको पूरा बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर। अब क्योंकि नाम इसका एब्रीवेशन अल्फाबेट्स इसके इंग्लिश में ही है, तो आपको B से ब्रेक, H से हॉर्स, P से पावर, POWER, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे मारुति 800 थी, वो 37 bhp की पावर की होती है, ठीक है। अब तो आजकल वो बननी बंद हो गई है। इसी तरह जैसे जेन है वो आपकी 60 bhp पावर की होती है। तो ये मैं आपको जो bhp लिख के दिखा रहा हूँ, इसको आपको ध्यान रखना है। इसे हम ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं। ये जो है पावर की यूनिट है जो कि 1 हॉर्स पावर के बराबर होती है, जो कि 1 हॉर्स पावर के बराबर होती है, ठीक है। ये हमारे इंजन के शाफ्ट में जो इसकी पावर है या जो उसकी हमारी ग्रूमिंग होती है उसमें ये शो होती है, ठीक। अब जो ये मैंने बता दिया bhp जो होती है मारुति की वो आपकी 37 होती है और जैन की आपकी 60 होती है। जितनी पावरफुल कार होगी, जितनी भी ज़्यादा कार मतलब बड़ी कार होती है, बड़ी बोल गया, जिसकी जितनी ज़्यादा पावर की कार होगी तो उतना ही उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, यानी पहाड़ों पे चढ़ने पे आराम से। इसीलिए bhp अगर हम देखते हैं पहाड़ों पे जिसकी पावर ज़्यादा तो जल्दी एक्सीलरेट होती है और आराम से पहाड़ों पर भी चल जाती है। तो इसको आप नोट कर लें। जो मैंने पावर के बारे में इसकी डेफिनेशन बताई, पावर का मैंने फार्मूला बताया दोनों रूप में, P = W/T और P = E/T। उसके बाद जो मैंने अगली यूनिट बताई इसकी वॉट, फिर मैंने इसकी किलोवाट बताई, मेगावाट बताई, कितने के इक्वल होता है 1 मेगावाट वो हो गया। फिर 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है, या 1 हॉर्स पावर कितने किलो वॉट के बराबर होता है। bhp की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर ये क्या मतलब है, यानी ये गाड़ियों की पावर के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको इसको नोट करें, फिर मैं आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल्स बताता हूँ जिससे आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ न्यूमेरिकल, जो हमने अभी फार्मूला लिया, ताकि आप समझ जाएं कि जो हमारा फार्मूला था वो कैसे न्यूमेरिकल्स में यूज में होता है। तो क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए कि एक बॉडी है जो कि 20 जूल का कार्य कर रही है 5 सेकंड में। 20 जूल का कार्य कर रही है, यानी जो वर्क है वो 20 जूल है, ठीक है।
यानी एक कोई चीज है जो कि कार्य कर रही है 20 जूल का इन 5 सेकेंड्स, तो समय समय हमारा दे रखा है 5 सेकेंड। तो पावर कितनी होगी, क्वेश्चन है पावर कितनी होगी कि अगर एक बॉडी 20 जूल का कार्य कर रही है 5 सेकंड में, तो पावर कितनी होगी। नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ पावर, दैट इज अ W अपॉन टी एंड P इक्वल्स टू W अपॉन टी एंड P इक्वल्स टू 20 अपॉन 5, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है तो हमारा ये 20 अपॉन 5 आ गया। अब 20 अपॉन 5 यानी कि 5 4 20, तो पावर हमारी आ गई 4 जूल या 4 वॉट। जूल में लिखेंगे तो जूल पर सेकंड होगा, ठीक है, हम सीधा ही इसको वॉट लिख देंगे। तो आपका अब यानी आप ध्यान रखिए कि वॉट जो होता है वो 1 जूल पर सेकंड के इक्वल। मैंने आपको भी डेफिनेशन के हिसाब से भी बताया आपको, तो ये आप ध्यान रखें। 1 जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं इसका मात्रक, और वॉट भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 वॉट 1 जूल पर सेकंड के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था कि अगर कोई वस्तु इतना कार्य कर रही है तो कितने सेकंड में कर रही है, तो उसकी पावर कितनी होगी, तो उसकी पावर कितनी होगी। तो हमने निकाल लिया इसे 1 जूल पर सेकंड। समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है, नोट भी कर लिया होगा आपने। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं जरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारा है, हम इसमें ये कह रहे हैं कि एक पंप की पावर निकालिए, एक पंप की पावर निकालिए विच टेक्स 10 सेकेंड, जो कि 10 सेकेंड का समय ले रही है टू लिफ्ट 100 kg ऑफ वाटर, यानी 100 kg पानी है और वो उसको ऊपर चढ़ाने में 10 सेकेंड का वक्त ले रही है, जो कि ऊपर जो जिसमें पानी जा रहा है उसकी हाइट हमें दे रखी है 20 मीटर, उसकी हाइट हमें दे रखी है 20 मीटर। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली बात है, मैंने जब मैं इससे पीछे भी आपको काइनेटिक ऊर्जा और पोटेंशियल ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में करवा रहा था, तो मैंने आपको दोनों के फॉर्मूले बताए थे आपको, है ना। जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ m/v², ½ और जो स्थितिज ऊर्जा, अब स्थितिज ऊर्जा क्या होती है मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूँ, जिसकी स्थिति ऊपर होती है। अब पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी अगेंस्ट ग्रेविटी के काम कर रहा है, तो उसमें हमारी स्थिति ऊपर, यानी कि उसमें स्थितिज ऊर्जा, तो उसमें उसका फॉर्मूला क्या लगाया था हमें, m/g/h, m/g/h। अब g, हमें g की वैल्यू मालूम है, हमें या तो 10 लगानी होती है या जो हमें क्वेश्चन में दी हुई होती है। इस क्वेश्चन में हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड हमें g दिया हुआ है, और हमसे वो कह रहे हैं व्हाट इज द पावर ऑफ अ पंप, यानी कि सबसे पहली बात हमें पावर निकालनी है। पहली बात तो ये हो गई, पावर निकालनी है विच टेक्स 10 सेकेंड, तो समय जो टाइम है हमें दे रखा है 10 सेकेंड, एक करके उसको आप लिखते रहिए, ठीक है। और जो मास है वो दे रखा है 100 kg, जो m है वो दे रखा है 100 kg, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। और जो हाइट दे रखी है वो 20 मीटर, हाइट दे रखी है 20 मीटर, और g हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ही 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमें क्वेश्चन में चीज दे रखी है। तो बड़ा सिंपल हो जाता है, अगर हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उसको सारी चीज लिख लें कि हमें क्या चीज दे रखी है। हमें क्या रखा है कि उसकी पावर निकालिए, अगर टाइम 10 सेकेंड है और उस पानी का मास जो है वो 100 kg है, हाइट कितनी ऊंचाई पे जा रहा है वो 20 मीटर, 20 मीटर की ऊंचाई पे, और अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ग्रेविटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड हमें वो दे रखी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, W = m/g/h। अब देखिए क्योंकि हमें पावर निकालनी है ना, पावर, तो हमारा फॉर्मूला पता ही है आपको कि P = W/T होता है। अब यहाँ पे हमें W दिया तो नहीं हुआ था, हमें W इस फॉर्मूले से पहले निकालना है। तो अब W = m is 1000, ग्रेविटी is 10 एंड हाइट is 20। हमने सारी की सारी चीज लिख दी, mgh। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये हमारा 20,000 जूल आ जाएगा, W = 20,000 जूल। आया कि नहीं आया,
देख लीजिए, ये 3 जीरो और 20, 10 तो गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20,000 जूल। अब हमें अपनी इसकी पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला मैंने वो लिखा हुआ, P = W/T। तो ये हो गया P = W, कितना आया 20,000 अपॉन, और समय कितना है 10, यहाँ से ये कट गया तो पावर कितनी आ गई 2000। ध्यान दीजिए पावर कितनी आ गई हमारी इसकी 2000 वॉट, यानी जो उसकी क्षमता थी वो थी हमारी 2000 वॉट। और यदि इसे हमें किलो वॉट में लिखना हो तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा तो P हमारा आ जाएगा 2 किलोवाट, 2 किलोवाट। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, घर में जब आप पानी की मोटर लगाते हैं कितने किलोवाट की है वो इसके हिसाब से होता है। तो वो मोटर की क्षमता थी 2 किलोवाट की। तो ये हमारा इसकी क्षमता निकल कर आ गई। काइंडली नोट डाउन। क्वेश्चन समझना, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे उसका सॉल्यूशन करने का ना तो फायदा होता है और ना ही आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन पहले अच्छी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, उसी के बाद आप जो है उसका सॉल्यूशन करें तो बड़ी इजीली आपसे वो हो जाएगा। किस यूनिट है उसकी कोई भी आंसर है तो उसकी यूनिट लिखनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है बेटा, तो ये आप समझ गए होंगे। इसमें पहले हमने वर्क निकाला, उसके बाद हमने पावर निकाली। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है जो कि कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिकल बल्ब जो कि कंज्यूम करता है 7.2 किलो जूल एनर्जी कंज्यूम्ड। अब यहाँ पे देखेगा एनर्जी कंज्यूम यानी एनर्जी ले रहा है वो इतनी, कितनी 7.2 किलो जूल, इतनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है 7.2 किलो जूल की 2 मिनट में। टाइम कितना दिया है हमें 2 मिनट्स। ठीक है, टाइम हमें दे रखा है 2 मिनट का। तो कह रहे पावर क्या होगी उसकी, पावर क्या होगी। तो पावर का फॉर्मूला, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम्ड है तो E/T, यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमें दे रखा है 7.2 किलो जूल। तो 7.2 को आप, ये जो आपको किलो जूल में दे रखा है, आप इसको चेंज कर लें किस चीज में, जूल में। तो इसको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारा आ जाएगा 7200 जूल। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे और टाइम हमें दे रखा है 2 मिनट्स। तो ये हमारा टाइम हो जाएगा 2 × 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं तो टाइम हो गया 120 सेकेंड। अब पावर का फॉर्मूला E/T, तो ये आपका क्या आ गया 7200 अपॉन 120, 12 6 72 60, यानी जो पावर है वो आपकी 60 वॉट आंसर आ गया। देख लें बहुत अच्छे तरीके से, पावर कितनी आ गई 60 वॉट या 60 जूल पर सेकेंड, कुछ भी लिख सकते हैं, 60 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा जो है सब पावर के बारे में है। तो इसके न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको करवा दिए। पहले मैंने आपको काइनेटिक ऊर्जा के भी न्यूमेरिकल्स कराए, मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी के भी एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स कराए। अब ये मैंने आपको पावर के भी बताए हैं। इससे अलग कुछ ऐसा नहीं आएगा। अब देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए, कोई भी आ सकता है, बट यू शुड नो द मेथड्स हाउ टू सॉल्व, हाउ टू इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम कैसे उसको पूरा यूनिट में उसका आंसर निकाल के दिखाएंगे। तो वो चीज़ आपको जो है पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। अब मैं इसके आगे आपको एक चीज़ और करवा रहा हूँ, उसे भी आप देख लें, समझ लें जरा। आपने नोट कर लिया होगा बेटा इसे।
तो अगर क्वेश्चन में हमारा, क्योंकि हम इसे वॉट में निकालते हैं आंसर पावर या जूल पर सेकंड में, तो ध्यान रखिए यदि किलो में दे रखा है किलो में, तो उससे आप पहले जूल में चेंज कर लीजिए। तो हमने इसको पहले 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया। और अगर टाइम हमारा मिनट में दिया हुआ है तो उसे सेकंड में बदल लीजिए। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 2 मिनट्स में 120 सेकंड्स हो गए। उसको हमने पावर इजिकल टू E/T फॉर्मूला लगा के वैल्यू उसमें पुट करके हमने अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है हमारा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब आजकल आप देखते होंगे कि आपके घरों में जो पुराने फिलामेंट वाले बल्ब थे आजकल वो नहीं लगते, और आपके आजकल CFL, ये CFL की फुल फॉर्म क्या होती है पहले आप इसको भी समझ लीजिए। CFL जो आप ट्यूब लेते हैं, है ना, 15 वॉट की, 18 वॉट की, 21-22 वॉट की या 23 वॉट की, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। जो हमारे पुराने बल्ब होते थे उसमें फिलामेंट होता था, अब वो फिलामेंट जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था और काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता था। लेकिन इसके अंदर जो CFL है इसके अंदर फिलामेंट नहीं होता, तो ये इतनी ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम नहीं करता। और पुराने बल्बों में क्या होता था कि वो हीट एनर्जी के रूप में, वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो फिलामेंट जलता था और वो कन्वर्ट होकर हीट एनर्जी में सारी उसकी एनर्जी कंज्यूम हो जाती थी, जिससे बिजली का बिल भी काफ़ी ज़्यादा आता था। लेकिन आजकल आपको CFL आपके घरों में, फैक्ट्रियों में, कहीं भी आप देख लीजिए, ऑफिस में हमेशा CFL लैंप लगते हैं। इसके फुल फॉर्म नोट कर लें, फ्लोरोसेंट कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, जिसे हम शॉर्ट में CFL कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की। ठीक है, तो जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, वैसे तो जूल होती है आपको मालूम है, लेकिन जो कॉमर्शियल, अभी कॉमर्शियल का मतलब क्या है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, इंडस्ट्रियों में या घरों में, उससे हम कॉमर्शियल यूज की चीज़ कहते हैं, कॉमर्शियल, व्यवसायिक। ठीक है, तो इसमें जो है अगर हम वॉट की बात करें तो काफ़ी वो छोटा, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े बड़े अप्लायंसेस यूज़ होते हैं, काफ़ी एनर्जी हमें उसमें चाहिए होती है। तो जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, वो हमारी होती है किलोवाट आवर, KWH। ध्यान दें, कॉमर्शियल यूनिट, यूनिट ये मात्रक, ये ऊर्जा, जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है वो हमारी किलोवाट आवर होती है और इसे KWH से लिखा जाता है। ठीक है, अब हमें पता है कि SI यूनिट जो मैं पहले बता चुका हूँ एनर्जी की, वो जूल होती है, और जूल जो होती है वो हमारी काफ़ी छोटी होती है, यानी वो जो वेरी स्मॉल क्वांटिटी है एनर्जी की, तो वो हमें जो हमें कॉमर्शियल यूज़ के लिए उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए हमें कॉमर्शियल यूज़ के लिए बड़ी बड़ी यूनिट किलोवाट आवर यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम किलोवाट आवर को, इसको हम डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, आप इसको ज़रा समझें थोड़ा सा, कि अगर हमें किलोवाट आवर को डिफाइन, इसकी डेफिनेशन करनी हो तो हम क्या करेंगे। तो हम कहेंगे जो किलोवाट आवर है ये एक मात्रा है, यानी इट इज़ ए अमाउंट, अमाउंट यानी कि मात्रा, ये एक मात्रा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कंज्यूम हो रही है, जो यूज़ हो रही है। यानी किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, यानी कोई भी बिजली की जो वस्तु है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग ए पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट, 1 किलोवाट फॉर 1 आवर, यानी कोई 1 किलोवाट का अप्लायंस है, वस्तु है, तो वो 1 घंटे में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, तो वो हमारा किलोवाट आवर कहलाता है। समझ गए, यानी ये पावर है, किलोवाट हमारी एक पावर है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की, विच कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर, यानी ये हमारे घंटे की बात हो गई, यानी 1 घंटे में कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है, 1 आवर। ठीक है,
अब हमें पता है कि ये जो किलोवाट है, ये जो किलोवाट है इसका मतलब ये 1000 वाट। किलोवाट को अगर हमें वाट में करना हो तो वो 1000 वाट हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 1000 वाट। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर। अगर इसे हम वाट में डिफाइन करना हो तो 1 किलोवाट आवर जो होता है इट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे मैंने पहले बताया, जो कंज्यूम हो रही है, जबकि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1000 वाट का यूज़ कर रहा है 1 घंटे में। अभी मैंने बोला पहले 1 किलोवाट 1 घंटे में यूज़ कर रही है और 1000 वाट 1 घंटे में, बात तो वही होगी ना। तो इसको कंफ्यूज ना हो जाए आप, मैं इसलिए इसको दोबारा बता रहा हूँ। ये कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है तो किलोवाट आवर होती है। तो इसको यदि हमें डिफाइन करना है तो हम ये कहेंगे कि 1 किलोवाट जो ये पावर है, यानी इट इज़ ए पावर, इट इज ए अमाउंट ऑफ पावर इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, जो यूज़ हो रही है 1 किलोवाट 1 घंटे के लिए या 1000 वाट 1 घंटे के लिए। समझ गए मेरी बात? अब इसमें आपकी जो सबसे मेन है वो है रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। ठीक है, जूल तो बड़ी छोटी यूनिट है,